चलिए, तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं एक्सरसाइज 2 का। एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन पूरा हो चुका है, तो जो तुम लोगों ने बताया डाउट यही है एक्सरसाइज 2 के। चलिए, एक्सरसाइज 2 में सबसे पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट क्या है? विच सब्सटेंस इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड NaCl के अंदर कौन सा सब्सटेंस हम ऐड करते हैं टू रिड्यूस इट्स फ्यूजन टेम्परेचर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम। याद करो, NaCl के अंदर हम किसको फ्यूजन टेम्परेचर अभी बताया था डाउन, उस NaCl का जो सोडियम को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसी को हमने बोला था डाउन्स प्रोसेस। उसको हम क्या बोलते हैं? डाउन्स प्रोसेस, जो जिससे हम लोग सोडियम को एक्सट्रैक्शन करते हैं। और उसके अंदर हम किसका मिक्सचर यूज करते हैं? तुम्हारा NaCl के साथ CaCl2 प्लस KF आज ही पढ़ा था। तो और किसको हम यूज ऐड करते हैं? CaCl2 को। बराबर है कि नहीं? तो यही तुम्हारे पास आंसर हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो बेटा, इन रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। क्या है? KF प्लस, पहला वाला रिएक्शन क्या है? KF प्लस BrF3। इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? KF क्या है? आयनिक है, K प्लस है और F माइनस है। ब्रोमीन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। F माइनस इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा तो क्या बनेगा? BrF4 माइनस। और क्योंकि K पॉजिटिव भी है तो तुम्हारे पास ये क्या बन गया? KBrF4। आसान है। चलिए, जो सेकेंड रिएक्शन है वो क्या है? KO2 प्लस CO2 प्लस H2O। बराबर है कि नहीं? देखो, ये तुम्हारे पास एसिडिक ऑक्साइड है, CO2 क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक है। पोटेशियम, ये भी तुम्हारे पास उसका सुपर ऑक्साइड, ये भी क्या होता है? बेसिक होता है। एसिड और बेस मिलकर के सोल्ट बनेगा। सोल्ट क्या बनेगा इन दोनों का? K2CO3। बराबर है कि नहीं? इन दोनों का सोल्ट बना, क्योंकि अब एक्वस सॉल्यूशन भी है तो क्या बन जाएगा इनका? बाइकार्बोनेट। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? KHCO3 साथ में। अब याद करो, जब मैंने एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ाई थी, तब मैंने बताया था कि जो पोटेशियम, ये जो सुपर ऑक्साइड्स हैं और जो पेरोक्साइड्स हैं, ये किसके लिए काम में आते हैं? सबमरीन्स के अंदर तुम्हारे O2 को रिलीज करने के लिए, ब्रीथिंग के लिए हमारे काम में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। तो यहाँ से साथ में क्या होगा? ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लो। तो कैसे सोचा मैंने? ये एसिडिक है, ये बेसिक है, इन दोनों का सोल्ट बना K2CO3, साथ में क्योंकि वाटर भी है उसका मैंने क्या बना दिया? बाई कार्बोनेट। और क्योंकि तुम्हारे पास ऑक्सीजन से एनरिच होते हैं, काफी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं सुपर ऑक्साइड्स। बराबर है कि नहीं? तो तुम्हारे पास साथ में मैंने O2 भी बना दिया, रिलीज करवा दिया। अगला है KOH का रिएक्शन किसके साथ? NO के साथ। देखो, ये रिएक्शन जो है तुमको याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई वो तरीका नहीं है। KOH प्लस NO गैस लिख करके दिया है। बराबर है? तो देखो, KOH प्लस NO, यहां से तुमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। दो तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, याद रखना पड़ेगा कैसे। एक तो तुमको पोटेशियम नाइट्राइट मिल सकता है KNO2, साथ में नाइट्रोजन। अब देखो, ये क्या होता है? बेस होता है। ये क्या है? बेस। ये क्या है? न्यूट्रल्स। ये तुम्हारे पास क्या होता है? नो, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, तो KNO2 प्लस N2, या फिर तुम्हारे पास इसका क्या प्रोडक्ट बन सकता है? K2O, इसका ऑक्साइड प्लस N2। ठीक है, इस तरह के तुम्हारे पास प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। नहीं, KNO2 के साथ N2, या फिर इसको तुम N2O, ये दोनों में से ऑक्साइड को देखने को मिलेगा। साथ में हाइड्रो H2O तो तुम्हारा कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि KOH प्लस NO से क्या बनेगा? KNO2 या फिर N2 बन सकता है, या फिर KNO2 के साथ N2O, ये जो दूसरा सब्सटेंस बनेगा, इन दोनों में से कोई भी एक सब्सटेंस बन सकता है। ये था थर्ड रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ जो है तुम्हारे पास वो क्या है? वो क्या है? KNO3 प्लस
Zn, इसका रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा बेटा? देखो KNO3 है, इसको तुम्हारे पास Zn के साथ रिएक्शन करवाओगे तो जिंक तो तुम्हारे पास किसकी तरह, ये एक मेटल है, और KNO3 इसको जब थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? KNO2 में, साथ में O2 रिलीज करेगा, वो इसके साथ Zn के साथ मिक्स करके क्या बना लोगे? KNO2 साथ में जिंक का ऑक्साइड ZnO। तो ये रिएक्शन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा। रिएक्शंस को बार बार लिख करके देखो तभी समझ में आएगी ये रिएक्शंस, वरना नहीं समझ में आने वाली है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का 7th क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपन्स व्हेन, 6th पार्ट क्या है? सोडियम इज स्ट्रांगली हीटेड इन ऑक्सीजन। सोडियम को स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं किसमें? ऑक्सीजन में। ओके तो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोडियम को हम अगर स्ट्रांगली हीट करेंगे ऑक्सीजन में तो सोडियम क्या करता है? अपने पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, मतलब Na2O2। याद करो एल्कली मेटल्स में लिथियम अपना ऑक्साइड बनाता है, सोडियम अपना पेरोक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, पोटेशियम रुबिडियम जो सीजियम है वो क्या बनाते हैं? अपने सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो सोडियम क्या करेगा? सबसे पहले Na2O2 अपने पेरोक्साइड का फॉर्मेशन किया, उसके बाद क्या कर रहा है? एंड द प्रोडक्ट इज ट्रीटेड विथ H2SO4। ये जो प्रोडक्ट बना, सोडियम को हमने पहले स्ट्रांगली हीट किया ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बना? Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड। फिर इसको, ये जो प्रोडक्ट बना, इसको हम बोल रहे हैं कि H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखिए क्या बनाओगे? देखो H2SO4 क्या है, अब सोचना कैसे है। ऑक्सीजन यहाँ पर -1 में, H2SO4 क्या होता है? ये एसिड है, ये भी, ये क्या है? बेस है। ये क्या है? Na2O2 क्या है तुम्हारे पास? बेसिक, ये तुम्हारे पास बेसिक है, ये एसिड है। सोल्ट बनाओगे, सोल्ट किसका? सोडियम Na का और SO4 का, तो Na2SO4। ये लो, एक प्रोडक्ट तो बन गया, बराबर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है H2SO4, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, साथ में डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन को, क्योंकि बताओ, याद करो, बताए थे कि पेरोक्साइड और जो सुपर ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीजन के अंदर O2 के अंदर चेंज हो सकते हैं, तो यहाँ से O2 साथ में H2O। आंसर आ गया। कैसे बनाया मैंने? Na2O2, थोड़ा सा मैंने सोचा भाई ये क्या है? बेसिक है, ये एसिडिक है, हाँ है ना, तो तुम्हारे पास ये किससे मिलकर के बना होगा? तुम ऐसे सोच सकते हो 2NaOH सॉरी प्लस H2O2, ऐसे ही बना होगा। बस इसका रिएक्शन करवाना है, ये तो एसिड है तो ये एसिड के साथ रिएक्शन तो नहीं करेगा। NaOH और Na2O2, सॉरी NaOH का रिएक्शन H2SO4 के साथ, तो क्या बन गया? Na2SO4। और अब क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ये खुद क्या हो गया? डिसप्रोपोर्शनेट करवा दिए, तो H2O में ऑक्सीजन -2 में चला गया और एक ऑक्सीजन 0 में, ठीक है। तुम्हारे पास ये रिएक्शन आ गया। प्रोडक्ट ऐसे ही गेस करना है, ऐसे कोई इसका डायरेक्ट रूल नहीं है कि रिएक्शन आए और हम डायरेक्टली बना दें, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा। ओके तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। देन क्वेश्चन नंबर 9, गिव वन टेस्ट ईच टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। इन दोनों पेयर्स के अंदर डिस्टिंक्शन करना है बेटा। हालांकि ये क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस का है, लेकिन अब क्योंकि मैंने भी बीच बीच में कहीं कहीं पढ़ाया है सॉल्ट एनालिसिस का कुछ पार्ट, तो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए NH4Cl और HCl, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? NaOH का। देखो NaOH के साथ इसका रिएक्शन करवाओ एक बार इसका रिएक्शन करवाओ, तो क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, NH4Cl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अमोनियम है, अमोनियम सोल्ट है, तो क्या है? NH3 गैस रिलीज होता है। याद करो ये क्या होगा? अमोनियम सोल्ट NH3 प्लस HCl, बराबर है कि नहीं? ये एसिड, ये बेस, सोल्ट क्या बनेगा? NaCl साथ में वाटर और साथ में अमोनिया, बराबर है कि नहीं? अमोनिया गैस रिलीज हो गया। भाई ये क्या है? NH4Cl NH3 प्लस HCl, एसिड, ये बेस,
NaOH कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शंस मैंने करवाई है, अमोनियम सोल्ट्स की रिएक्शंस विथ NaOH, तो बस वही रिएक्शन है क्या कि NH4Cl का रिएक्शन करवाया NaOH के साथ, तो कौन सा गैस रिलीज हुआ? NH3, एक अलग तरह का गैस रिलीज हो रहा है। HCl का अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन करवाऊं तो HCl एसिड, ये बेस, तो ये क्या निकलेगा, क्या बनाएगा? सोल्ट बनाएगा, किसका? NH4Cl, साथ में तुम्हारा वाटर। ठीक है, NH4Cl की ये कैसी फ्यूम्स देखने को मिलेंगी? वाइट डेंस फ्यूम्स। तो दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पता चला कि देखो, एक बार अगर तुमने HCl के अंदर NaOH को डाला तो तुमको कैसी फ्यूम्स देखने को मिलेंगी? इंटेंस वाइट तुमको फ्यूम्स देखने को मिलेंगी। तो उससे तुमको पता चल जाएगा कि तुमने किसके अंदर डाला है। मतलब इस हिसाब से है कि जैसे मानिए ये दो टेस्ट ट्यूब हैं, क्या ये दो मेरे पास टेस्ट ट्यूब हैं, एक में मेरे पास क्या है? NH4Cl है, और एक में मेरे पास क्या है? HCl है। तो मैं ऐसा कौन सा सब्सटेंस डालूं कि दोनों के अंदर, कि ताकि मैं पहचान सकूं कि किसके अंदर, अभी तो मैंने बोल दिया, अब किसके अंदर NH4Cl है और किसके अंदर HCl है, ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? उसके लिए मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन उस हिसाब से है। ठीक है, तो जैसे NaOH को डाला मैंने NH4Cl के अंदर, तो क्या हुआ? NH3 गैस रिलीज हुआ, बराबर है कि नहीं? जब मैंने NaOH को HCl की टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला तो क्या होगा बेटा? हमको NH4Cl की इंटेंस व्हाइट फ्यूम्स देखने को मिलेंगी। तो दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, दोनों में अलग अलग। यहाँ अगर जहां पर व्हाइट फ्यूम्स देखने को मिलेंगी तुम बोल दोगे कि अंदर में कौन है? HCl, बराबर है कि नहीं? इस हिसाब से ये क्वेश्चन था। जो सेकंड के पार्ट है इसका वो क्या है? Na2SO3 और Na2SO4। तो देखो क्या है, एक में Na2SO3 है और एक में Na2SO4 है। तो क्या होगा, तुम्हारे पास किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसको? हम डाइल्यूट H2SO4 से। यह अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसको हम किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? डाइल्यूट H2SO4 से। तो ये क्या करेगा, तुम्हारे पास इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, एक तो किसमें? Na2SO4 में ऑक्सीडाइज करेगा, साथ में SO2 गैस भी रिलीज होगा। तो यहाँ से SO2 विथ पंजेंट स्मेल, तो तुम्हारे पास उससे हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसके अंदर Na2SO3 है, दूसरे तुम्हारे पास रिएक्शन नहीं करेगा तो उससे पता चल जाएगा वो क्या है? Na2SO4। चलिए अगला है NaCl और KCl। इन दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर NaCl है और एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर कौन है? KCl। इन दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करोगे बेटा? फ्लेम टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग फ्लेम टेस्ट देखने को मिलता है, बराबर है कि नहीं? सोडियम का कैसा? गोल्डन येलो, और पोटेशियम का हमको तुम सबको पता ही है। तो ये दोनों के फ्लेम टेस्ट अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे, तो उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई इसमें सोडियम वाला कंपाउंड है, इसके अंदर पोटेशियम का कंपाउंड है, तो दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन जो है एस ब्लॉक से कोई रिलेशन नहीं रखता, ये प्रॉपर सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। अब क्योंकि कुछ कुछ पार्ट हमने कवर कर लिया है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है, वरना कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक और एल्यूमिनियम वेसल वाई। क्या बोल रहा है? जो सोडियम का ऑक्साइड है, मतलब Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड ही बोला है, ओके। इसको हम जिंक और एल्यूमिनियम के वेसल में नहीं रख सकते। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? एक्वस सॉल्यूशन में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत? NaOH में। किसमें? 2NaOH के अंदर, बराबर है कि नहीं? ओके। अब ये जो NaOH है, अब तुम किसके अंदर रख रहे हो इसको? जिंक या एल्यूमिनियम के वेसल के अंदर। अब जैसे मान लीजिए ये जिंक, ये जो तुम्हारे पास क्लोटिंग है वो किसकी है? जिंक या फिर एल्यूमिनियम की। अब ये एक्वस सॉल्यूशन में जो सोडियम है वो क्या बना रहा है? NaOH। मतलब तुमने अंदर में डाला तो Na2O था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? NaOH के अंदर। वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? NaOH के अंदर। अब जानते हैं कि जिंक और एल्यूमिनियम ये दोनों ही क्या करते हैं? NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, बराबर है कि नहीं? और क्या बनाते हैं? जिंक क्या बनाता है? Na2ZnO2।
इस टाइप के कंपाउंड्स बनाता है। ऐसे ही जो सोडियम एल्यूमिनियम है वो क्या बनाता है, NaAlO2, बराबर है नहीं, साथ में वाटर। तो क्या करेगा कि जो तुम्हारे पास यहाँ पर Na2O प्लस H2O का जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले Na2 और H2O मिलकर के क्या बनाते हैं, अपने उस एक्वस सॉल्यूशन में कॉस्टिक सोडा को प्रोड्यूस करेंगे, NaOH को प्रोड्यूस करेंगे, और जो NaOH है वो तुम्हारा जो कोटिंग है जिस मेटल का तुम ले रहे हो उसके साथ रिएक्शन कर सकता है। समझ में आएगा नहीं? तो वो जो कंपाउंड जो एलिमेंट है वो नो मोर बचा नहीं है उतना, तो इसलिए हम लोग उनको जिंक और एल्यूमिनियम के वेसल के अंदर नहीं रख सकते इसके एक्वस सॉल्यूशन को। समझे कि नहीं? क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NaOH विच रिएक्ट्स विथ बोथ जिंक एंड एल्यूमिनियम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। Blocks of magnesium are often strapped to the steel hulls of ocean going ship। देखो बेटा क्या है ये क्वेश्चन कि जो स्टील का जब हम ओशियंस के थ्रू शिप्स के अंदर जब हम स्टील, तुम देखा होगा कि नीचे में काफी जो शिप्स होती हैं वो स्टील की बनी होती हैं, ठीक है, उसको उसके बीच में हम मैग्नीशियम को स्ट्रैप करके रखते हैं, ब्लॉक्स करके रखते हैं। कारण क्या है? क्योंकि अगर तुम्हारा स्टील रिएक्ट कर जाए तो वो तुम्हारा शिप जो है खराब हो सकता है, बराबर है कि नहीं? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ मैग्नीशियम को डालते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, स्टील से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम स्टील से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इससे पहले कि स्टील रिएक्ट करे मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम लोग मैग्नीशियम को साथ में डालते हैं। तो प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैग्नीशियम बाय कार्बन रिडक्शन ऑफ MgO। MgO का बोल रहा है कार्बन रिडक्शन जब करते हैं से जब हम Mg बनाएंगे। ओके, द प्रोडक्ट इज कूल्ड इन द स्ट्रीम ऑफ एन इनर्ट गैस, एक्सप्लेन। बेटा MgO का कार्बन रिडक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, Mg प्लस CO, बराबर है कि नहीं? क्या बनेगा? Mg प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा, अब इसको हम लोग इनर्ट गैस की प्रेजेंस में कूल करवाते हैं। इसका कारण क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, सॉरी ड्यू टू इनर्ट पेयर नहीं, ली चैटलियर प्रिंसिपल। अभी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ेंगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल की वजह से हम लोग इसको कार्बन रिडक्शन से मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि CO क्या होगा, लगातार रिमूव कर लेंगे। CO को क्या करेंगे, लगातार रिमूव कर लेंगे, तो रिएक्शन जो है वो लगातार फॉरवर्ड डायरेक्शन में आता जाएगा, और वो इनर्ट गैस की प्रेजेंस में करते हैं ड्यू टू तुम्हारे पास ली चैटलियर। इसको फॉलो, किस चीज को फॉलो करते हुए? ली चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। पढ़ा नहीं है ली चैटलियर प्रिंसिपल? इस चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है? तो अभी के लिए ध्यान में रखना कि ली चैटलियर प्रिंसिपल की वजह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। BeCl2 in aqueous solution exist as beryllium H2O whole for 2+। बोल रहा है कि जो बेरिलियम है BeCl2 को जो है एक्वस सॉल्यूशन में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? BeH2O whole for 2+। ओके, रादर देन बेरिलियम 2+। बेरिलियम 2+ की फॉर्म में रहने के बजाय वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड फॉर्म्स एसिडिक सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। कारण क्या है इसका? फिर से रीजन सेम ही है, क्या कि जो बेरिलियम है उसका साइज छोटा होता है, चार्ज क्या है इसके ऊपर, +2 चार्ज है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। जब एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा तो तुम्हारे पास ज्यादा H2O मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड करेंगे, ज्यादा हाइड्रेटेड होगा, इसलिए ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? BeH2O whole 4। समझे? आसान क्वेश्चन था। तो ये था तुम्हारे पास पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 ऑक्साइड्स। कौन सा तुम्हारे पास बाकी के 3 ऑक्साइड से डिफरेंट है? क्या क्या ऑप्शन में दिया है? एक है तुम्हारे पास MgO, SnO, ZnO और PbO। बेटा याद करो, अब इनको कैसे तुम डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? देखिए उसके लिए मैंने बताया था, जनाबे अली ने बेकार पंजाबी सॉन्ग गाया, बराबर है कि नहीं? उसमें तुम्हारे पास जिंक भी था, याद करो, जनाबे अली ने बेकार पंजाबी सॉन्ग गाया। यही 7 एलिमेंट्स हैं, कितने? 3 3 6
ठीक है, यही 7 एलिमेंट्स हैं जो तुम्हारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कई बार बोल चुका हूं, अभी तक याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखो किस किस का ऑक्साइड दिया है इसने, जेडेनो, जेडेनो इसका ऑक्साइड है। फिर एक SNO, SN का ऑक्साइड है। फिर एक कौन है, पीबी, पीबी का ऑक्साइड है। और लास्ट वाला कौन सा है, एक है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो ये तीनों ऑक्साइड्स तो क्या है, एम्फोटेरिक है। और मैग्नीशियम का ऑक्साइड कैसा है, बेसिक है। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बाकी के तीनों ऑक्साइड से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये था सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर रिलीजिंग डेजलिंग लाइट रिच इन यूवी रेज, बिल्कुल सही है। जब मैग्नीशियम रिबन को आपने कभी जलाया होगा तो उससे अचानक से डेजलिंग, तुमको लाइट्स जैसे बर्न होता हुआ दिखाई देगा, तो वो यूवी रेज उसके अंदर काफी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है इसमें। ओके, CaCl2.6H2O व्हेन मिक्सड विथ आइस, जब आइस के साथ मिक्स करते हैं, गिव्स फ्रीजिंग मिक्सर, बिल्कुल सही है। CaCl2 को हम किसके तौर पे यूज करते हैं, टू रिड्यूस फ्यूजन टेम्परेचर, है ना। कई जगह पे हमने देखा, डाउन्स प्रोसेस के अंदर भी देखा था। तो ऐसे ही CaCl2 जो .6H2 है वो भी तुम्हारे पास फ्रीजिंग मिक्सर के तौर पे काम आता है। मतलब तुम्हारा जो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको कम करने के लिए काम में आता है CaCl2.6H2O, बिल्कुल सही है। फ्रीजिंग तुम्हारे फ्यूजन टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए काम में आता है। ओके, फिर बोल रहा है मैग्नीशियम कैन नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज, बोल रहा है मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। याद करो केमिकल सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने बताया था EDTA के साथ, क्या EDTA, Mg EDTA कॉम्प्लेक्स बनाता है कि नहीं, हाँ है ना। तो तुम्हारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स होता है मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला बोल रहा है बेरिलियम कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, देखो अभी जो थोड़ी देर पहले ही था, बेरिलियम जो है कॉम्प्लेक्स बना लेता है H2O होल 4, जैसे देखो 2+, स्मॉल साइज होने की वजह से, बराबर है कि नहीं। तो कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर इनकरेक्ट है, C। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17, लिथोपोन इज ए मिक्सचर ऑफ, बेटा ध्यान में रखना, ये तुम्हारा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। लिथोपोन किसको बोलते हैं, ये तुम्हारा बेरियम सल्फेट BaSO4 और जो जिंक सल्फाइड होता है ZnS, इन दोनों का जो सॉल्यूशन होता है, इन दोनों के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं लिथोपोन, ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन था, कोई ज्यादा था नहीं, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मैच द कॉलम विद देयर यूजेज, उनके यूजेज के साथ मैच करना है। सबसे पहले लिक्विड सोडियम मेटल, लिक्विड सोडियम मेटल को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, ब्रीदिंग अपरेटस इन सबमेरिन, नहीं, ठीक है। फिर एक्सप्लोजिव्स, बेटा इसको हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, क्या एज ए कूलेंट के तौर पे हम लोग इसको यूज करते हैं। देन पोटेशियम स्टेरेट, हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है, तो बताया था सोप्स और डिटर्जेंट्स में तुम्हारे पास पोटेशियम और मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम के जो स्टेरेट्स होते हैं, सोप्स, याद करो मैंने ऐसे बताया था, लंबे लंबे ऐसे रेप्टाइल्स, फिर लास्ट में से C डबल बॉन्ड O- Na+ हो या फिर K+, तो यही है सोडियम स्टेरेट, पोटेशियम स्टेरेट। ठीक है, इसके जो फॉर्मूले देखोगे तो होता है तुम्हारे पास ये, आई थिंक C18H35 CkO2, ये होता है पोटेशियम स्टेरेट का फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं ध्यान में रखना है, स्टेरेट मतलब जो तुम्हारे पास कहाँ पर ये लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन्स होती हैं, पोलर होती हैं तुम्हारे पास ये, ठीक है, सॉप्स के अंदर और जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये उसका यूज है, सॉफ्ट सॉप्स के अंदर यूज होता है। देन पोटेशियम नाइट्रेट, बेटा पोटेशियम नाइट्रेट को तुम कहाँ पर यूज करते हो, हम लोग जो जैसे गन पाउडर जो होता है, पटाखे जो होते हैं, उनके अंदर हम लोग एज ए एक्सप्लोजिव यूज करते हैं, किसको, पोटेशियम नाइट्रेट को, तो ये भी उसका एक यूज है। देन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, इसको कहाँ पर यूज करते हैं, देखो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में बताया था मैंने, ये क्या करते हैं तुम्हारे पास वाटर में काफी, ये क्या करते हैं ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, क्या करते हैं ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स, बराबर है कि नहीं। एनरिच इन ऑक्सीजन, सबमरीन्स के अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं ताकि वहां पे ब्रीदिंग में
हेल्प मिल सके। तो ये भी बिल्कुल सही है, ब्रीदिंग अपरेटस इन सबमरीन, ये मैंने नोट्स के अंदर भी लिखवाया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, द पेयर ऑफ कंपाउंड विच कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा पेयर सॉल्यूशन में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता? चलिए देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले सीधे ऑप्शंस पे आते हैं। एक है तुम्हारे पास NaOH और एक है NaH2PO4। अब ये एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं सॉल्यूशन के अंदर एक साथ, देखते हैं। बेटा NaH2PO4 का स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। ये P डबल बॉन्ड O, फिर ये OH, फिर OH, फिर ये Na, O माइनस Na पॉजिटिव, यही होगा। ठीक है, NaOH है साथ में, यहाँ पर क्या है एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ से H+ रिलीज कर सकता है, ये भी H+ रिलीज कर सकता है। NaOH क्या है? बेस है। ये आपस में क्या कर जाएंगे? एक साथ एग्जिस्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? आपस में रिएक्ट करके क्या कर लेंगे? सोल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये आपस में NaOH और NaH2PO4 ये एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगला देखते हैं NaHCO3 और NaOH ये एक साथ एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं? बेटा यहां पर भी देखो स्ट्रक्चर बनाओ, कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर ये OH O Na, इस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और NaOH, येलो NaOH है, ये एसिडिक यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक H+ रिलीज कर सकता है, ये क्या करेगा? बेस करेगा, दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? एक तुम्हारे पास ये क्या किसकी तरह काम करेगा? एम्फोटेरिक। NaHCO3 का एम्फोटेरिक नेचर मैंने बताया है। ठीक है, तो NaHCO3 किस दोनों एसिडिक बिहेवियर भी शो कर सकता है और बेसिक बिहेवियर भी शो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर NaOH क्या कर गया? बेस की तरह, और ये एसिड की तरह, तो क्या करेगा? आपस में रिएक्शन करके सोल्ट बना लेंगे। तो एक सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट कर पाएंगे क्या एक साथ? नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन बाकी के देखते हैं। चलिए एक और ऑप्शन देख लेते हैं, Na2CO3 प्लस NaHCO3 दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं? ठीक है, ऐसे ही Na2HPO4 और Na2HPO4 वो दोनों क्या है? एसिडिक है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को चेक करना था। आसान क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, हिंट नहीं लगता है कई बार। चलिए अब आते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये भी आसान क्वेश्चन है। कास्टनर केल्नर सेल कौन से फॉर द मैन्युफैक्चर, अलग अलग एल्कली मेटल्स के लिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिया हुआ है कि इस प्रोसेस को हम किसके लिए यूज करते हैं। कास्टनर केल्नर सेल किसके लिए यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बताया था। NaOH की प्रिपरेशन के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उसको बोला था कास्टनर केल्नर सेल, उसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सोलवे प्रोसेस है, सोलवे प्रोसेस हमने किसके लिए यूज किया था? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के लिए सोलवे प्रोसेस को हमने यूज किया था। ओके, देन हारग्रेव्स प्रोसेस, अजीब सा नाम है हारग्रेव्स प्रोसेस। हम लोग बेटा ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी भी बता देता हूँ किसके लिए हम लोग यूज करते हैं। सोडियम सल्फेट को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये हारग्रेव्स प्रोसेस हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर लेब ब्लैंक प्रोसेस, याद करो मैंने बताया था कि तुम्हारे पास जैसे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन के लिए हमने दो मेथड हमारे पास है, एक है सोलवे प्रोसेस और एक था लेब ब्लैंक प्रोसेस। लेब ब्लैंक प्रोसेस ओल्ड प्रोसेस है, पुराना प्रोसेस है वो, समझे कि नहीं? उससे हम लोग सोडियम सल्फेट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और पोटेशियम कार्बोनेट, इन तीनों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मॉडर्न प्रोसेस है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट वो क्या है? सोलवे प्रोसेस। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अमोनिएटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, फिर से वही आ गया। सोडियम का एल्कली मेटल्स का जो अमोनिएटेड सॉल्यूशन मतलब लिक्विड अमोनिया के साथ जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सॉल्वेटेड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। खत्म, ये तो
अब नहीं बताऊंगा फिर से मैं। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 3 पे। चलिए एक्सरसाइज 3 में तुम लोगों ने कौन कौन से डाउट पूछे हैं? एक्सरसाइज 3 के अंदर पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर सबसे पहले है 1, 4, 5, 8। पार्ट 2 में है 4, 5, 10 और 14। यही क्वेश्चन है तुम्हारे एक्सरसाइज 3 के अंदर। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हाईली प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। फिर से देखिए, कितने बार आज की क्लास में शायद मैंने डिस्कशन के टाइम पर ही तीसरी या चौथी बार हो गया कि लिक्विड अमोनिया का जो सॉल्यूशन होता है किसके, सोडियम के साथ, मतलब कोई भी अल्कली मेटल हो, वो कैसा होता है, तुम्हारे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करता है ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या है, पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल से, सोज ब्लू कलर बिल्कुल सही है। एग्जिबिट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल सही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। फिर हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है, गलत है। प्रोड्यूसेस सोडियम अमाइड, वो भी गलत है। ओके, ये तो आसान क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो तुम्हारे पास अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि CaCO3, इसको जब हमने हीट किया तो बोल रहा है कि CaO बना प्लस CO2 बना। ओके, फिर इस CaO कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब हमने क्या किया, इधर से वाटर डाला, कैल्शियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन में हमने जब वाटर डाला तो बोल रहा है कि ए सब्सटेंस बना। ओके, फिर इस CO2 के साथ इसके अंदर जब हमने सोडियम बाई कार्बोनेट को डाला NaHCO3 तो बोल रहा है कि ये सब्सटेंस C बना, साथ में वाटर बना। ओके, फिर इस CO2 को हमने किसके साथ NH3 प्लस H2O अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में जब हमने इसको डाला तो बोल रहा है कि B बना। ओके, और इस B के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है, इस B के अंदर जब हमने क्या डाला NaCl तो क्या बना, NaHCO3 के साथ में देखो क्या बना है, साथ में D बना। और ये जो D है और ये आपस में यहां पर जो A बना और यहां से जो D बना, इन दोनों को जब रिएक्शन करवाया तो बोला कि NH3 बना है, साथ में H2O बना है, साथ में E बना। और आइडेंटिफाई करना है A, B, C, D और E। देखिए सबसे पहले कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, साथ में CO2 बना। H2O मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को, तो ये क्या है, क्विक लाइम, बराबर है कि नहीं, तो तुम्हारे पास लाइम वाटर बनेगा, क्या CaOH होल ट्वाइस बन गया। ठीक है, CO2 के अंदर हमने NaHCO3 को डाला, क्या CO2 के अंदर हमने NaHCO3 को डाला है ना, बिल्कुल है। तो क्या बनेगा, वाटर साथ, देखो रिएक्शन को बैलेंस ही कर लो ना, H2O है, Na है, ठीक है, तुम्हारे पास H2O दो, मतलब यहां पर इसको कितने मोल यूज किए होंगे, देखो ध्यान से, H2O साथ में बना है, यहां पर एक ही हाइड्रोजन है तो पक्का दो ये यूज किया होगा, बराबर है। तो यहां से H2O निकाल दोगे तो कितना क्या बचेगा, पीछे में तुम्हारे Na2, ये रिएक्शन भी मैंने लिखवाया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर तुम CO2 के थ्रू पास कर दोगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 साथ में H2O। ठीक है, या फिर तुम यहां से ये भी सोच सकते थे कि तुम्हारे पास जैसे कि यहाँ पे H2O है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही है, तो दो इसका मोल लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से इसके H2O को निकालोगे, फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा, पीछे जो सोडियम का कार्बन के साथ वो एक ही कंपाउंड बनता है, हाइड्रोजन सारा रिमूव हो गया, तो क्या बचेगा पीछे में, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब CO2 का NH3 के साथ रिएक्शन प्लस H2O, तो देखो NH3 क्या है, बेस, CO2 क्या है, एसिड, सोल्ट क्या बनाओगे, अमोनियम, या तो ये सोलवे प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने यूज किया था, सोलवे प्रोसेस में NH4 HCO3 बराबर है, फिर यही किया ना, प्लस H2O,
NH4HCO3, हाँ ठीक है। फिर ये हो गया, कौन कौन से आइडेंटिफाई हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ओके। अब डी है NH4HCO3। सोलवे प्रोसेस को हमने 3 स्टेप्स के अंदर देखा था, 3 स्टेप्स के अंदर देखा था। उसमें तो याद करो जो सेकंड स्टेप था, बराबर है कि नहीं, ये वो तुम्हारे पास वही सेकंड स्टेप है, CO2 प्लस NH3। ये तुम्हारे पास NH4HCO3 का फॉर्मेशन हुआ। फिर इसका रिएक्शन हमने करवाया NaCl के साथ, तो क्या बनेगा, Cl माइनस और ये Na पॉजिटिव, पॉजिटिव ये नेगेटिव, साथ में Na देखो NaHCO3 इधर में बन गया, तो पीछे में क्या बचा NH4Cl। तो D क्या है NH4Cl। भाई यहाँ पर NH4HCO3 बना ना, देखो इधर से भी ये भी सोच सकते थे कि यहाँ पर अगर NaCl के साथ रिएक्शन करवाया, साथ में HCO3 कहाँ से आया होगा, यहीं से आया है, इधर से, तो सब आपस में इंटरलिंक्ड है। तो NH4HCO3 इधर में HCO3 माइनस इधर में चला गया, तो पीछे कौन बचा NH4 पॉजिटिव, वो किसके साथ Cl माइनस के साथ NH4Cl। ठीक है, इस NH4Cl का हमने रिएक्शन करवाया CaOH होल ट्वाइस के साथ, तो क्या बना तुम्हारे पास NH3H2O और E बना। कैसे सोचेंगे, देखिए NH4Cl को हम क्या लिख सकते हैं NH3 प्लस HCl, क्या लिख सकते हैं NH3 प्लस HCl। NH3 ये रहा, CaOH होल ट्वाइस क्या है बेटा, बेस है, HCl क्या है, एसिड है। ये अगर 1 मोल तो इसका 2 मोल, तो 2 मोल हम यूज करेंगे तो साथ में सोल्ट के वाटर तो बनेगा ही, यहाँ से OH और यहाँ से H, H2O बन गया। सोल्ट किसका बनेगा, कैल्शियम और क्लोरीन का, CaCl2। तो बेसिकली हमारे पास सारे के सारे आ चुके हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या हुआ, CaCO3 है, इस CaCO3 को किस में कन्वर्ट हो रहा है, CaO में, साथ में CO2 के अंदर। फिर सबसे पहले CaO के अंदर हमने इधर से वाटर मिलाया, तो कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर मिलाएंगे तो क्या बनेगा उसका, हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ओके। फिर बोला CO2 को अंदर हमने NH3 मिलाया, साथ में H2O, ये क्या बना, ये इसका थोड़ा हिंट अगर लेना है बी का, तो उसके लिए देखो यहां पर इसने NaHCO3 के बारे में दिया है कि नहीं, और साथ में डी दिया है, तो पक्का Na तो जो है वो यहां से NaCl के ऐड करने से आया होगा, और जो दूसरा आया वो कहां से आया, यहां से, तो इसके अंदर HCO3 माइनस है पक्का, तो यहां से NH4 पक्का HCO3 माइनस रहा होगा, ओके। फिर Cl माइनस के साथ, Cl माइनस किसके साथ जाएगा, NH4 पॉजिटिव के साथ यहां से, तो NH4Cl बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे CO2 और NaHCO3 एक एसिड बेस रिएक्शन करवाया, सोल्ट बना दिया, Na2CO3 साथ में वाटर, ये A बना, A और इधर से जो प्रोडक्ट है NH4Cl, इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन हो रही है, ये आइडेंटिफाई करना है। कैसे किया, ये बेस है NH4Cl NH3 प्लस HCl, HCl एसिड, ये बेस एसिड बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, साथ में अमोनिया, सॉल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम और CaCl2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका OH 2 रिलीज होंगे, यहाँ से 1, तो तुम्हारे पास यहाँ से इसका 2 मोल की जरूरत पड़ेगी, तो CaCl2 का फॉर्मेशन हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार कर लेना इस क्वेश्चन को, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ए व्हाइट सॉलिड इज आइदर, क्वेश्चन में बोला है कि एक व्हाइट सॉलिड है, वो या तो ये है Na2O है, या फिर Na2O2, इन दोनों में से कोई, दोनों ही क्या है, व्हाइट सॉलिड है। ठीक है, ए पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर, अब हम क्या कर रहे हैं, रेड लिटमस पेपर मान लीजिए मैंने यूज किया, ओके, टर्न्स, जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, व्हाइट के अंदर, व्हेन इट इज डिप्ड इनटू ए फ्रेशली मेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द व्हाइट सॉलिड। जो ये व्हाइट सॉलिड है, जैसे मान लीजिए ये क्या है मेरे पास, इनका व्हाइट सॉलिड है, एक काम करता हूं मैं दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेता हूं, मान लेता हूं Na2O है और ये क्या है, दूसरे में क्या है Na2O2 है। अब सोचना मैं क्या कर रहा हूं, रेड लिटमस पेपर को मैंने लिया एक्वा सॉल्यूशन भिगो करके, और इसके सॉलिड सॉल्यूशन में, इसके सॉलिड में मैंने डाल दिया। ठीक है, तो क्या होगा उससे, Na2O क्या है तुम्हारे पास, ये बेसिक है,
तुम्हारा सोडियम का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक है। Na2O2 भी क्या है, बेसिक है। अब बेसिक जो बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, बराबर है कि नहीं? ओके। मतलब अब इसमें भी मैंने बताया था कि जो तुम्हारे ऑक्साइड्स, सॉरी जो पेरोक्साइड्स और जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को पहले ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं और ब्लू लिटमस पेपर फिर फर्दर कन्वर्ट होता है किसके अंदर, व्हाइट लिटमस पेपर में। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, तुम्हारी नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जो कि तुम्हारी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करती है। इसलिए तुम्हारा जो सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड्स के प्रेजेंस में तुम्हारा जो लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, व्हाइट में, बराबर है कि नहीं? इसका मतलब अगर रेड लिटमस पेपर व्हाइट में कन्वर्ट हुआ होगा तो तुमने सॉल्यूशन कौन से, Na2O में डुबाया है कि Na2O2 में? पक्का Na2O2 के अंदर ही डुबाया होगा, पक्का? ठीक है, तो शुरू में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज एंड एक्सप्लेन द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो सब्सटेंस कौन सा होगा, Na2O2। ये चीज समझ में आता है? ओके। अब अगला जो पार्ट बोला है, रिएक्शन अपने से लिख लेना। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन टू द रेड लिटमस पेपर। अगर रेड लिटमस पेपर को क्या होगा अगर इफ द व्हाइट सॉलिड वर द अदर कंपाउंड, Na2O2 की जगह अगर तुम्हारे पास दूसरा कोई सब्सटेंस जो सॉलिड सब्सटेंस है वो कौन है, Na2O। अगर Na2O के अंदर हमने डुबोया तो क्या होगा, ये तो सिंपल रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेगा, बराबर है कि नहीं? और कैसा क्या बनाएगा, NaOH। इसमें भी NaOH बनेगा, लेकिन साथ में यहां पर क्या होगा, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगा। समझ में आएगा नहीं? इसी की वजह से तुम्हारा जो रेड लिटमस पेपर है वो पहले ब्लू में कन्वर्ट होता है, ब्लू से व्हाइट में फिर जाकर के कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आएगा नहीं? तो ये पॉइंट भी मैंने लिखवाया है। चलिए अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एल्कली मेटल्स डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशंस। बिल्कुल सही है, जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होकर के कैसा सॉल्यूशन देते हैं, ब्लू सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है, एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया, एल्कली जो मेटल्स हैं वो लिक्विड अमोनिया में क्या देते हैं, गिव सॉल्वेटेड स्पीसीज ऑफ द टाइप MnH3 होल n। बोल रहा है MnH3 होल n, इस टाइप की स्पीसीज देते हैं बेटा। ओके, स्टेटमेंट तो ये भी सही है, यहां पर हमको ऐसे सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं। अच्छा, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन आया वो इसकी वजह से नहीं आया, वो ये फॉर्म होने की वजह से नहीं आया, वो किसकी वजह से आया, ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या? ड्यू टू सॉल्वेटेड अमोनियम इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से सॉल्यूशन आया। तो स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है, लेकिन जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बिल्कुल सही है, तो पहला स्टेटमेंट भी सही है कि लिक्विड अमोनिया में ब्लू सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा जो है वो भी सही है, बिल्कुल सही है, तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा। चलिए अब अगला बात करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4, द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट किसके अंदर नहीं है, सबसे पहले कैल्साइन जिप्सम। तो ये क्या है, यही है, जिप्सम क्या होता है, CaSO4 2H2। तो कैल्साइन जिप्सम तुम्हारे पास यही है, CaSO4.2H2। तो यहाँ पर CaCO3 है क्या, नहीं है, कैल्शियम सल्फेट है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आ गया। ऑप्शन बी क्या है, सी सेल्स, जो तुम लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, टोर्टोइज, कछुआ है ना, उनके ऊपर एक सेल्स होती है, वो जो सेल वो कहाँ से बनती है, वो देखो तुम्हारे पास जब समुंदर में जब जीव रहते हैं क्या, तो वो तुम्हारे जो समुंदर में पता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के तुम्हारे पास आयंस प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करके तुम्हारे पास, और CO2 गैस भी प्रेजेंट होती है, उनको से लगातार क्या करते हैं, अपनी एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो लेयर जो तुम्हारे पास सेल्स जो होती हैं वो और ज्यादा हार्ड होती है, तो उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सही है। डोलोमाइट, डोलोमाइट जो है तुम्हारे पास, इसको हम लोगों ने मेटलर्जी में भी देखा था। फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3.MgCO3। क्या, CaCO3.MgCO3 होता है डोलामाइट। देन मार्बल का स्टेच्यू, मार्बल स्टेच्यू किसका होता है, CaCO3 उसमें प्रेजेंट होता है, साथ में कार्बोनिक एसिड भी होता है, H2CO3। देखा होगा कि जो मार्बल्स होते हैं वो तुम्हारे जब बारिश होती है तो धीरे धीरे धुल जाता है,
उनका जो कलर है वो फेड होने लगता है। घरों में लगाते हैं ना मार्बल्स, कुछ सालों के बाद जो है कि मार्बल्स के ऊपर या तो पॉलिशिंग करवानी पड़ती है, बराबर है कि नहीं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है साथ में H2CO3 भी होता है, क्या कार्बोनिक एसिड H2CO3 भी होता है, वो धीरे धीरे धुल करके चला जाता है, समझ में आएगी ना। तो जो मार्बल स्टेच्यू होता है उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। द सोलिबिलिटीज ऑफ कार्बोनेट्स डिक्रीजेज डाउन द मैग्नीशियम ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन। जो सोलिबिलिटीज है वो तुम्हारा बोल रहा है कि मैग्नीशियम के जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर डिक्रीज करता है ना, मैग्नीशियम के ग्रुप के अंदर। क्यों, अब ऐसा ये बताने का नहीं है क्यों। देखो दो ही फैक्टर थे, एक तो तुम्हारे पास हाइड्रेशन एनर्जी का सोलिबिलिटी के लिए, एक था लेटिस एनर्जी का। सोलिबिलिटी के लिए मेन फैक्टर कौन सा है तुम्हारा, हाइड्रेशन एनर्जी का, बराबर है कि नहीं। तो नीचे की तरफ जाने पर अगर तुम्हारा सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और लेटिस एनर्जी बढ़ रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। द आयनिक मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज मैक्सिमम 4। बेटा आयनिक मोबिलिटी मतलब देखो यहां पर मैंने बताया था, जैसे Li प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है, Rb प्लस है ना, और मान लो Cgm प्लस भी है। अब देखो कैटायंस की साइज देखोगे, देखो दो तरह की साइज आती है यहाँ पर। एक तो होता है इनकी सिंपल कैटायंस की साइज, और एक होता है हाइड्रेटेड साइज। कैटायंस की साइज में देखोगे, सिंपल कैटायन की साइज तो क्या है, सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, देन रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम। ये तुम्हारा सिंपल कैटायंस का साइज है, ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रेटेड साइज देखो, इसने क्या बोला, एक्वस सॉल्यूशन वर्ड यूज किया है, इन एक्वस सॉल्यूशन, उस चीज को अंडरलाइन कर लेना। तो एक्वस सॉल्यूशन बोला है मतलब तुम्हारे पास H2O प्रेजेंट है। अब H2O प्रेजेंट है तो क्या होंगे, ये कैटायंस क्या हो जाएंगे, चारों तरफ से H2O मॉलिक्यूल्स से सराउंड होंगे। समझ में आएगा नहीं क्या। अब लिथियम पे साइज छोटा है, वो तुम्हारे पास उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो वो सबसे ज्यादा H2O मॉलिक्यूल से क्या होगा, सराउंड हो जाएगा। वो क्या होगा, सबसे ज्यादा H2O मॉलिक्यूल्स से सराउंड होगा। अगर सबसे ज्यादा H2O मॉलिक्यूल से अगर सराउंड होगा, तो उसके बाद उसकी जो हाइड्रेटेड साइज है वो सबसे ज्यादा होगी। समझ में आएगी नहीं। क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है यहाँ पर, कि तुम्हारे पास एक सिंपल कैटायंस का साइज पूछता, एक यहाँ पर इसने एक्वस सॉल्यूशन वर्ड यूज किया है। सिंपल कैटायंस की साइज में सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन में तुमको साइज पूछा जाए, तो उसमें क्या है, लिथियम की साइज छोटी है, उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, ज्यादा H2O मॉलिक्यूल से हाइड्रेट होगा, ज्यादा H2O मॉलिक्यूल से सराउंड होगा, तो इसका जो ओवरऑल हाइड्रेटेड साइज है वो क्या होगी, बड़ी होगी, बराबर है कि नहीं। अगर हाइड्रेटेड साइज बड़ी है, इसका मतलब अब किसी की साइज बड़ी है तो उसकी मूव करने की टेंडेंसी उतनी कम होगी, मतलब Li प्लस के एक्वस सॉल्यूशन की आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी किसकी होगी, सीजियम की, फिर Rb प्लस की, क्योंकि ये क्या होंगे, सबसे कम हाइड्रेट होंगे। समझे कि क्या, सबसे कम हाइड्रेट होंगे तो उनकी आयनिक मोबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब जबकि अगर तुमको पूछा जाए कि हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर बताओ, तो लिथियम का साइज सबसे बड़ा होगा, ठीक है। हाइड्रेटेड साइज, मेरे वर्ड्स को नोट करना इन चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन यील्ड्स ए बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड। कौन सा तुम्हारे पास इनमें कंपाउंड्स में, जब हम उसको थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जब तोड़ोगे, हीट करोगे, तो एसिडिक प्लस बेसिक ऑक्साइड दोनों रिलीज करेगा। बेटा आसान है, यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन से जा सकते हो। जैसे मैं अगर सही ऑप्शन से जाऊं तो CaCO3 है, CaCO3 को जैसे ही हीट करोगे तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट को CaO बनता है, साथ में CO2 रिलीज होता है। क्या, CaO साथ में CO2, कैल्शियम ऑक्साइड भी बन रहा है, CO2 भी बन रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, ये बेसिक है। CO2 क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। एक एसिड और बेस दोनों टाइप के ऑक्साइड्स को रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये था तुम्हारे पास एस ब्लॉक के पूरी की पूरी बुकलेट डिस्कस हो चुकी है। तो जिनका नहीं हुआ है अभी तक सॉल्व कर लें कृपया, और अब आगे जाकर के खत्म करो एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स को, अब ALPs को खत्म करो, ठीक है। तो हम लोग की बुकलेट पूरी डिस्कस हो चुकी है। चलिए गुड नाइट, रात का 3 बज गया।